अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप लोग खैर वाफियत से होंगे जी। हम चैप्टर नंबर 11 शेयर होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आप रिकॉल करें, हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में ट्रेजरी स्टॉक, स्टॉक स्प्लिट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के रिलेटेड जो डिफरेंट केसेस थे उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी हमने कोशिश की और समझने की कोशिश की वहाँ से। अभी जो है हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद आपके लिए क्लियर हो जाएं और उन्हें अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी हुआ आपके लिए। तो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज का सेट है वहाँ क्वेश्चन नंबर है 11.13। इसे हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जी। तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या जी। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर सके कि क्वेश्चन में है क्या है। क्वेश्चन है जी, स्माइलिंग कॉर्पोरेशन इज ऑथोराइज्ड टू सेल 1 मिलियन शेयर्स ऑफ $10 par वैल्यू कॉमन स्टॉक। अब आपको याद होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने कहा था कौन सा होता है जो एक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है, कि जितने शेयर इशू करने की वो कंपनी ऑथोराइज्ड होती है, जितने की उसको एक तरह से कह लीजिए कि रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से परमिशन ग्रांट की जाती है। तो ये जो कंपनी है ये 1 मिलियन शेयर इशू कर सकती है और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है $10। कौन से शेयर हैं जी? कॉमन स्टॉक। एंड 50,000 शेयर्स ऑफ $100 पार वैल्यू 6% प्रेफर्ड स्टॉक। तो दूसरे शेयर्स प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं इसके पास, वो ऑथोराइज है कितने इशू करने की? 50,000 की। और प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू देखिए तो $100 है, कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू है $10 और प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू $100 और साथ लिखा हुआ है 6%। आप रिकॉल करें, मैंने आपसे ये बात की थी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या प्रेफर्ड स्टॉक इनके साथ अगर कोई परसेंटेज का साइन आपको नजर आ जाए, जैसे यहाँ 6% लिखा हुआ है नेम के साथ, तो ये उनका रिटर्न रेट होता है। तो ये 6% प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब है कि 100 पार वैल्यू का हमेशा 6% जो है ये प्रेफर्ड डिविडेंड पे होगा। तो अब 6% ऑफ 100 बनता है $6। और ये बात भी हुई थी कि प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न होता है ये फिक्स होता है। तो इसलिए जब भी डिविडेंड पे होगा प्रेफर्ड स्टॉक पे, तो एक शेयर का कितना पे होना है? $6। $6 कैलकुलेट कैसे हो सकता है? 100 पार वैल्यू जो है एक प्रेफर्ड स्टॉक की, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 6% के साथ, तो आंसर आ रहा है $6। ये चीज़ें आपके साथ पहले जो लेक्चर हुए हैं वहाँ डिस्कस हुई हैं, तो मैंने कहा यहाँ दोबारा उसको हल्का सा टच करें ताकि वो आपको रिकॉल करने में ज़रा आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ द एंड ऑफ द करंट ईयर द कंपनी हैज एक्चुअली सोल्ड 5,50,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। वो जो 1 मिलियन शेयर कॉमन स्टॉक के इशू करने की कंपनी ऑथोराइज थी, उसमें से 50,000 शेयर जो कॉमन स्टॉक के हैं वो कंपनी ने क्या कर दिए हैं, इस साल के एंड तक इशू कर दिए हैं, यानी कि सेल कर दिए हैं। और जब सेल किए होंगे तो मार्केट की प्राइस कोई ना कोई तो होगी, वो यहाँ आपको बता रहा है एट $12 पर शेयर, यानी कि $10 जो एक शेयर की पार वैल्यू है वो कितने में सेल हो रहा है मार्केट में? $12 का। अब जरा रिकॉल करें, आपके साथ पहले भी ये केसेस डिस्कस होते रहे हैं कि अगर $10 का शेयर 12 में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, सेल हो रहा है, तो जरा सोचिए ये पार वैल्यू पे सेल हो रहा है या पार वैल्यू से एक्सेस प्राइस पे ऑफ सेल हो रहा है? डेफिनेटली जी, बड़ा इजी है। आप ये कह सकते हैं कि ये $12 का मतलब है कि ये $2 एडिशनल कैपिटल आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि एक्सेस ओवर पार वैल्यू जो है उस पर ट्रेड हो रहा है। तो पार वैल्यू से एक्सेस कितनी अमाउंट है? $2। तो ये फर्दर आपको ये भी पता है कि $10 जो है पार वैल्यू के साथ रिपोर्ट हो जाता है और $2 जो है ये एडिशनल पेड इन कैपिटल के साथ रिपोर्ट हो जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि वो जो 3-4 क्वेश्चन थे उनको मिलाकर एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है।
में आपको बताया गया है कि कंपनी कॉमन स्टॉक को शेयर कितने ऑथोराइज है इशू करने की, उसकी पार वैल्यू क्या है। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक के कितने ऑथोराइज्ड है और उसकी पार वैल्यू क्या, उसका रिटर्न रेट क्या है। और आगे चलकर बताया कि कॉमन स्टॉक के जो 1 मिलियन शेयर कंपनी इशू कर सकती थी उसमें से कितने शेयर इशू कर दिए हैं, 5,50,000, और किस प्राइस पे इशू किए गए हैं, $12, ये भी आपको बताया गया है। आगे बता रहे हैं जी 40,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एट $110 पर शेयर। तो ये जो 50,000 शेयर्स थे प्रेफर्ड स्टॉक के जो कंपनी अथोराइज इशू करने की, उसमें से 40,000 क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं। और ये कितने में इशू हुए हैं जी, 110 पर शेयर पे। ये भी एक्सेस ओवर पार वैल्यू पे सेल हो रहे हैं मार्केट में। अभी तक क्वेश्चन में क्या है, कॉमन स्टॉक कितने हैं, कितने इशू कर दिए गए, प्रेफर्ड स्टॉक कितने हैं, उसमें से कितने इशू कर दिए गए हैं, और उनकी प्राइस बताई गई है, पार वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों की, दोनों में मार्केट प्राइस हाई है पार वैल्यू से। आगे है जी, इन एडिशन of the 5,50,000 shares of common stock that have been sold, 40,000 shares have been repurchased at $60 per share। ये जो 550,000 कंपनी ने कॉमन स्टॉक इशू किए थे उसमें से रीपरचेज भी कर लिए 40,000 शेयर्स। अब आपको पता है जो शेयर एक कंपनी अपने ही रीपरचेज कर ले उन्हें हम ट्रेजरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रेजरी स्टॉक का केस भी बीच में आ गया। फिर कहते हैं एंड आर करेंटली बीइंग हेल्ड इन ट्रेजरी टू बी यूज्ड टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन प्लान दैट द कंपनी इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट। आपको रीजन बता दी है कि इस कंपनी ने ये ट्रेजरी में स्टॉक क्यों होल्ड किए हुए हैं, इसलिए कि वो एम्प्लॉयज को ये आगे चलकर अलॉट करना चाह रही है। तो एम्प्लॉयज स्टॉक्स ऑनरशिप जो प्लान होता है उसके अंडर इस कंपनी ने इन शेयर्स को परचेज किया है और आगे ये शेयर होल्डर बना देगी किनको, अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि उनको अलॉट कर देगी। ये आपके साथ डिस्कस हुआ है कि कंपनी किन रीजंस की वजह से अपने शेयर जो है मार्केट से रीपरचेज करती है। उसमें से एक रीजन यहाँ पे उसने बता दिया है कि कंपनी क्यों ये ट्रेजरी स्टॉक जो है ये होल्ड कर रही है। ये आपके सामने क्वेश्चन का डाटा है जी। रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की, ए पार्ट है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। ये जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, कॉमन स्टॉक इशू हुआ है, प्रेफर्ड स्टॉक इशू हुआ है, या ट्रेजरी स्टॉक आपने रीपरचेज किया है, कहता है कि इनकी आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करें। तो देखते हैं जी, बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। जितने हमने अभी तक कह लीजिए कि केसेस डिस्कस किए उनसे कुछ केसेस इस एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि इस कंपनी ने कौन से शेयर्स को इशू किया था, कॉमन शेयर्स को, कॉमन स्टॉक को। कितने शेयर इशू किए थे, 5,50,000, और एक शेयर की पार वैल्यू क्या है, $10। ये देखिए उसने यहाँ बताया था ना, 5,50,000 शेयर्स कॉमन स्टॉक के इशू किए हैं और किस प्राइस पे इशू किए थे, $12 पे, और इस एक शेयर की पार वैल्यू क्या है, $10। तो आपको माइंड में रखना है नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए गए हैं, किस प्राइस पे इशू किए गए हैं, और एक शेयर की पार वैल्यू क्या है। तो ये 10, 12 और 5,50,000 ये चीज़ें हमारी यूज़ होंगी पार्ट ए में। जो हमारे पास यहाँ पर जनरल एंट्रीज हैं उनको कह लीजिए कि एड्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, जब आपने कॉमन शेयर सेल किए मार्केट में तो आपको सेल करने के अगेंस्ट कैश मिला होगा। कैश आपका एसेट है, इन कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट आपका है डेबिट हो रहा। अब आपने कितने शेयर सेल किए थे, 5,50,000। एक शेयर कितने का सेल हुआ, 12 का, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5,50,000, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता 6.6 मिलियन या 66 लाख। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर यही आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और ये 6.6 मिलियन की अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो वो ये वीडियो जो है वो थोड़ी रिवाइंड करके दोबारा ये चीज़ देख सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए जी,
कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो रहा है। जैसे ट्रेजरी स्टॉक क्रेडिट हुआ था जब इशू किया गया था, जब सेल किया गया था, वैसे ही ये भी तो शेयर्स हैं। तो जब कॉमन स्टॉक को इशू किया जा रहा है तो इसको भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि कॉमन स्टॉक जब इशू किए जा रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग शेयर आपका मार्केट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी इक्विटी क्या हो रही है, इक्विटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इक्विटी का इंक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट। तो चूंकि ये कॉमन स्टॉक जो है ये आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो स्टॉक कौन सा है, प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, ट्रेजरी स्टॉक है, वो आपको साथ नाम मेंशन करना होता है। चूंकि ये कॉमन स्टॉक है इसलिए आप साथ उसका नाम मेंशन कर रहे हैं, कॉमन स्टॉक। ठीक हो गया जी। तो कॉमन स्टॉक होना चाहिए क्रेडिट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकॉल कर लें, मैंने ये बात की थी कि चाहे बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, प्रेफर्ड स्टॉक हो, कॉमन स्टॉक हो, इन्हें अपनी पार वैल्यू के साथ क्रेडिट होना होता है। और अगर ट्रेजरी स्टॉक थे तो वो कॉस्ट प्राइस के साथ क्रेडिट हुए थे। अब कॉमन स्टॉक के एक शेयर की इस केस में पार वैल्यू कितनी थी, $10, जो कॉमन स्टॉक के फेस पे लिखी हुई वैल्यू थी। जो कॉमन स्टॉक के कह लीजिए के ऊपर प्रिंटेड वैल्यू थी वो कितनी थी, 10। कितने शेयर सेल किए आपने, 5,50,000। एक शेयर की पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी थी, 10। तो 550,000 को मल्टीप्लाई किया विद 10 तो आंसर मिलता है 5.5 मिलियन। तो ये आपका कॉमन स्टॉक 5.5 मिलियन से क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई, कॉमन स्टॉक क्रेडिट क्यों हुआ, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगेन आप इन चीज़ों को दोबारा रिवाइंड करके अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, और अगर समझ आ गए तो फिर तो ठीक है। नेक्स्ट है जी कि आपने जब ये शेयर सेल किए थे तो ये आपको एडिशनल वैल्यू पे कर रहे थे, इससे आपको एडिशनल कैपिटल जो है वो रिसीव हो रहा था। एक शेयर का कितना रिसीव हो रहा था, $2। कैसे, इसलिए कि पार वैल्यू थी 10, सेल कितने में हुआ, 12 में। तो एक शेयर में एडिशनल कैपिटल आपको कितना मिल रहा है, $2। कैसे, 12 माइनस 10। तो एक शेयर का एडिशनल कैपिटल देखा जाता तो वो है $2। कितने शेयर आपने इशू किए, 5,50,000। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय $2। तो जब 550 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1.1 मिलियन या 11 लाख। अब ये किस चीज़ का है, एडिशनल कैपिटल है। ये एडिशनल पेटेंट कैपिटल किस चीज़ का है, कॉमन स्टॉक का। जैसे ट्रेजरी स्टॉक का एडिशनल पेटेंट कैपिटल आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा, वैसे ही ये कॉमन स्टॉक का है जी। अब अगेन एडिशनल पेटेंट कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है कि ये आपकी इक्विटी को इंक्रीज करता है, और इक्विटी का इंक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए ये आपके पास यहाँ पर जो है कह लीजिए कि एडिशनल पेटेंट कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो रहा है। प्लीज़ आप मेंशन करना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एडिशनल पेटेंट कैपिटल तो प्रेफर्ड स्टॉक का भी हो सकता है, ये कॉमन स्टॉक का भी हो सकता है, ये ट्रेजरी स्टॉक का भी हो सकता है। तो जिस स्टॉक का, जिन शेयर्स का एडिशनल पेटेंट कैपिटल होता है उनका साथ नेम मेंशन कर दिया जाता है। तो चूंकि ये एडिशनल पेटेंट कैपिटल था कॉमन स्टॉक का, इसलिए साथ एडिशनल पेटेंट कैपिटल के हमने यहाँ पर कॉमन स्टॉक का जो कह लीजिए कि इजाफा कर दिया नेम के साथ। तो ट्रांजैक्शन क्या बनी, कैश डेबिट, कॉमन स्टॉक क्रेडिट, और एडिशनल पेटेंट कैपिटल कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो रहा है जी। सेकंड इवेंट क्या हुआ था कि कंपनी ने कॉमन स्टॉक के अलावा, आप देखिए यहाँ पर प्रेफर्ड स्टॉक्स को भी इशू किया है। वो कहते हैं 40,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एट $110 शेयर। ये जो 50,000 शेयर इशू करने की कंपनी ऑथोराइज थी, उसमें से कितने शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हैं, 40,000। और एक शेयर कितने का इशू किया गया, 110 का। ठीक है जी, कितने का इशू किया गया है, 110 का इशू किया गया है। और
प्रेफर्ड स्टॉक के एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है $100। अब देखिए ये भी एक्सेस ओवर पार वैल्यू पे है, मतलब कहने का ये है कि इसमें भी एडिशनल कैपिटल आपको रिसीव हो रहा है। अब इसमें एक शेयर का एडिशनल कैपिटल कितना है $10। तो बड़ा ही सिंपल है, ये भी उसी तरह का है, सिर्फ नेम चेंज हो रहा है। पहले कॉमन स्टॉक का नेम यूज कर रहे थे हम, अब किसका यूज करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक का। अगेन जब आपने प्रेफर्ड स्टॉक सेल किए तो आपको कैश रिसीव हुआ, तो कैश आपका डेबिट हुआ। कितने शेयर सेल किए, 40,000। एक शेयर कितने का सेल हुआ, 110 का, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो आपको आंसर मिलता 4.4 मिलियन। उसी तरह से जैसे कॉमन स्टॉक पार वैल्यू के साथ क्रेडिट हुए, वैसे ही प्रेफर्ड स्टॉक को भी पार वैल्यू के साथ क्या होना है, क्रेडिट हो जाना है। कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू 10 थी, प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू 100 है, तो हमने 100 लिख दी। ये कितने शेयर सेल हुए थे, 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मिलता है 4 मिलियन। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक के एक शेयर पे कितना एडिशनल कैपिटल आपको मिलता है, 110 और 100 का डिफरेंस कितना है, 10। तो एक शेयर को सेल करके एडिशनल अमाउंट जो आपको कंट्रीब्यूट हो रही है वो है $10। कितने शेयर सेल किए हैं, 40,000, तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय $10, जो एक शेयर का एडिशनल कैपिटल है। $10 क्या है, एक शेयर का एडिशनल पेड इन कैपिटल है। तो 40,000 का कैसे पता चलेगा, जब 40,000 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4 लाख। ठीक हो गया जी। तो ये वैल्यूज कैसे हैं, डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है, डेबिट है जी कैश डेबिट, प्रेफर्ड स्टॉक क्रेडिट पार वैल्यू के साथ, और एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है ऑन प्रेफर्ड स्टॉक जो एडिशनल अमाउंट है उसके साथ क्रेडिट हो रहा है। तो ये सेम इसी तरह का जैसे कॉमन स्टॉक का केस था वैसे ही ये वाला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये कॉमन स्टॉक का नेम यूज हो रहा था, यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक का। वहाँ पे कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू और एडिशनल वैल्यू ली जा रही थी, यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक की ली जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसके बाद वो कह रहा था कि कंपनी ने ये जो 5,50,000 कॉमन शेयर्स इशू किए थे, इनमें से 40,000 शेयर्स क्या कर लिए थे, रीपरचेज कर लिए थे। और जब ये रीपरचेज किए थे तो किस प्राइस पे रीपरचेज किए थे, ये इन्होंने रीपरचेज किए थे जी $60 में। यानी कि जो शेयर इस कंपनी ने पहले सेल किया था कितने का, यह लिखा हुआ है $12 का सेल किया था, वो बाद में कितने का रीपरचेज किया, $60 का रीपरचेज कर लिया। तो समहाउ आपको पता है कि जिस प्राइस पे रीपरचेज किया जाता है उसी प्राइस पे से क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब ट्रेजरी ये शेयर रीपरचेज किए जाते हैं तो इसे किस नाम से लिखा जाता है, ट्रेजरी स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, कि वही ट्रांजैक्शन पहले हम करते आए हैं, सेम वही ट्रांजैक्शन है। तो जब शेयर परचेज हुए तो क्या नाम रख दिया गया उसका, ट्रेजरी स्टॉक। तो ट्रेजरी स्टॉक डेबिट हो रहा है, और परचेज करके आपने पे क्या किया, कैश। कैश पे करते हैं तो कैश आपका एसेट होता है, एसेट आपका डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। ट्रेजरी स्टॉक के साथ कॉमन का वर्ड इसे लिखा है कि कौन से शेयर आपने रीपरचेज किए हैं, प्रेफर्ड स्टॉक के किए हैं या कॉमन स्टॉक के किए हैं। तो कॉमन स्टॉक के किए जाते हैं, साथ मेंशन करें या ना करें तो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो कॉमन स्टॉक है, बट क्लियर कर दें साथ तो ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रेजरी स्टॉक कौन से हैं, कॉमन शेयर्स के। कितने रीपरचेज किए आपने, 40,000। एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या थी, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये 2.4 मिलियन आंसर आता है। अगेन ट्रेजरी स्टॉक एक्विटी को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं। कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे तो दोबारा वही बात जो पहले आपके साथ डिस्कस की हुई है कि ट्रेजरी स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है। बस यही इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। तो पार्ट ए के रेलेवेंट जो ट्रांजैक्शन बन सकती थी इस क्वेश्चन के हवाले से वो यही 3 ट्रांजैक्शंस हैं। पार्ट बी देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, वो कहता है प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ स्माइलेज बैलेंस शीट टू रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस यू हैव रिकॉर्डेड। तो
कहता है कि स्टॉक होल्डर एक्विटी सेक्शन प्रिपेयर कीजिए। आपको पता है कॉमन स्टॉक भी इशू किया गया है, प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू किया गया है, और फिर उसके बाद जो है वो कॉमन स्टॉक जो है वो रीपरचेज भी हो गया है। उसी तरह सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की हेडिंग देंगे। आप बैलेंस शीट में राइट साइड पे लायबिलिटीज के बाद क्या लिखते हैं, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसलिए सबसे पहले यहां पर आपने क्या लिख दिया, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। और इक्विटी में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक। फिर क्या लिखते हैं, बात होगा हमने इससे पहले एक लेक्चर में स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये भी प्लीज वही चीज है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ एडिशनल आपके साथ प्रैक्टिस के तौर पर चीज आ रही है। हम देखते हैं जी, सबसे पहले आपको पता है पार वैल्यू रिपोर्ट होती है, फिर एडिशनल कैपिटल रिपोर्ट होता है, फिर रिटेन अर्निंग आती है। चूंकि इस क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग है ही नहीं, तो हम रिटेन अर्निंग यहाँ पे नहीं लिख रहे, होते तो लिख देते। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एक्टिव में क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती थी कि प्रेफर्ड स्टॉक के साथ उसका पार वैल्यू को भी मेंशन करना होता है, उसका रिटर्न रेट भी मेंशन करना होता है, और साथ ये भी बताना होता है कि कितने शेयर इशू करने की कंपनी ऑथोराइज्ड है। तो आपने लिख दिया कि ये उसकी हेडिंग में आ गया। फिर आप बता रहे हैं इस 50 में से कितने इशू कर दिए आपने, 40,000। तो 40,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू के साथ। अब एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 100। तो 40,000 जो शेयर इशू किए हैं मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा था पहले लिखी जाती है पार वैल्यू, फिर लिखते हैं नीचे चलकर क्या, एडिशनल कैपिटल। तो खैर पहले पार वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो 100 और 40,000 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 4 मिलियन। ठीक है, तो ये प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू यहाँ लिख दिया आपने 4 मिलियन। अब पार वैल्यू किसकी लिखेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक के बाद कॉमन स्टॉक की, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इसलिए पहले लिखा गया प्रेफर्ड स्टॉक, फिर लिख रहे हैं किसको, कॉमन स्टॉक को। अब देखिए कॉमन स्टॉक का भी उसी तरह से इसकी पार वैल्यू भी बता दी हमने, कितने शेयर इशू करने की कंपनी ऑथोराइज है वो यहाँ बता दिए, और उसमें से कितने इशू कर दिए, 550, वो अब लिख रहे हैं। तो कॉमन स्टॉक 550,000 इशू किए गए हैं। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, $10। तो 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय $10, तो यहां से आपको आंसर या वैल्यू मिलती 5.5 मिलियन। ठीक हो गया जी। तो ये पार वैल्यू आपकी कॉमन स्टॉक की। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले आपने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में रिकॉर्ड की पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, फिर आपने रिकॉर्ड की पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। आप क्या लिखेंगे कि इन शेयर्स को इशू करने से जो आपको एक्सेस ओवर पार वैल्यू रिसीव हुई है, जो एडिशनल कैपिटल आपको रिसीव हुआ है इन दोनों का, वो यहां लिख देंगे। तरतीब वही रहेगी, सीक्वेंस वही रहेगा, पहले प्रेफर्ड स्टॉक का लिखेंगे, फिर लिखेंगे किसका, कॉमन स्टॉक का। तो देखिए एडिशनल पेड इन कैपिटल हमने यहाँ पे हेडिंग पुट की, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा प्रेफर्ड स्टॉक। अब कितने शेयर इशू किए थे आपने प्रेफर्ड स्टॉक के, ये देखें यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, और एक शेयर पे कितना आपको कह लीजिए कि मिला था एडिशनल कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक का, रिकॉल कर लें। ये 110 में सेल हुआ था ना प्रेफर्ड स्टॉक, पार वैल्यू 100 है, तो एक शेयर पे आपको $10 एडिशनल कैपिटल मिला था। तो $10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 नंबर ऑफ शेयर जो कि इशू हुए, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर मिलता है 4 लाख। तो ये 4 लाख आपका एडिशनल कैपिटल जो है ये रिपोर्ट हुआ प्रेफर्ड स्टॉक का। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कॉमन स्टॉक का। तो कॉमन स्टॉक के कितने शेयर आपने इशू किए थे, कॉमन स्टॉक के इशू किए थे आपने 5,50,000। कितने जी, 5,50,000। तो यहाँ आप अपने पेज पे लिख सकते हैं, रजिस्टर्स पे, नोटबुक्स पे 5,50,000। और एक शेयर का एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना है कॉमन स्टॉक का, $2। ये मैंने कैसे बता दिया $2, इस तरह से कि जब कॉमन स्टॉक मार्केट में ट्रेड हुआ था तो वो 10 का ट्रेड नहीं हुआ था, रादर 12 का ट्रेड हुआ था। तो 10 और 12 का डिफरेंस कितना था, $2।
वही आपका एडिशनल कैपिटल है। तो 10 यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, 2 यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो $2 एक शेयर का एडिशनल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। कॉमन स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर कितने इशू हुए थे? 5,50,000। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता 11 लाख। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को रिकॉर्ड किया है, वो कौन कौन सी हैं? पार वैल्यू और एडिशनल कैपिटल। अब इनको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमें 11 मिलियन का आंसर मिलता है या टोटल मिलता है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते होते हैं टोटल पेड इन कैपिटल। इसे कहते हैं जी टोटल पेड इन कैपिटल। अब जरा रिकॉल कर लें, कंपनी ने ये जो शेयर इशू किए थे कॉमन स्टॉक के, इसमें से कुछ रीपरचेज कर लिए थे, यानी कि ट्रेजरी स्टॉक में प्लेस हो गए थे। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? आपको याद होगा, बार बार आपसे बात की थी, ये लेस होता है। ये ट्रेजरी स्टॉक सबट्रैक्ट होता है किस में से? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में से। तो ये आपका टोटल 11 मिलियन है। इसमें से ट्रेजरी स्टॉक की जितनी भी अमाउंट बनती है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है? कितने शेयर आपने रीपरचेज कर लिए थे? 40,000। और एक शेयर कितने का रीपरचेज हुआ था? $60 का। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये आंसर आता है 24 लाख या 2.4 मिलियन। तो अब 2.4 मिलियन 11 मिलियन में से सबट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आता है 8.6 मिलियन। तो ये अब आपके पास टोटल आंसर आता है, नेट आंसर आता है, फाइनल आंसर आता है टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का जी। ठीक है जी। तो प्लीज़ अगर ये क्लियर है तो ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी भी पार्ट पे, किसी भी जगह पे आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है, कोई एम्बिग्विटी है, कोई इशू है, तो आप लोग उसके हवाले से अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।